बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं फ़हद शहज़ाद। तो आज हम बात करेंगे बारूद के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंदाज़न 900 ईस्वी में चीनी अलकीमियादान इस वक्त हैरान रह गए थे जब पोटाशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फ़र के एक मुरक्कब को शोले के करीब लाया गया। इसके नतीजे में ज़बरदस्त शोर, सफ़ेद धुएं का बादल पैदा हुआ और गर्म गैसें तेज़ी से फैलीं। जल्द ही दरियाफ्त किया गया, अगर पाउडर को एक डब्बे के अंदर रख कर आग लगाई जाती तो ये गैसें डब्बे के खुले हुए हिस्से में से तेज़ी के साथ बाहर निकलती, जिसके बाइस डब्बा कुछ दूर तक लुढ़कता जाता। चीनियों ने इस दरियाफ्त को आतिशबाजी और इशारे देने के आलात में इस्तेमाल किया। बारूद का मोहल्लक पहलू यूरोपी ज़हन ने ही दरियाफ्त किया, जिसे तोपों और बमों में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सब कुछ फ़ौरन ही नहीं हो गया। बारूद को मौसर तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका मुतय्यन करने में कई सदियां लग गई। दर हकीकत ये 13वीं सदी से पहले यूरोप में आम ना हुआ। बिलाशुबा बारूद के साथ तजर्बाबाजी ख़तरनाक हो सकती थी। काला पाउडर निस्बतन महफूज था, जबकि बुनियादी हाथ से पीसे हुए खुश्क सफ़ूफ को इस्तेमाल करने में एहतियात करना ज़रूरी था। ये खुश्क महलूल कभी तो आहिस्ता आहिस्ता फुस होता तो कभी एकदम धमाके से फट उठता। एक से दूसरी जगह ले जाने के दौरान महलूल के अज्जा भी अलग-अलग हो जाते। सल्फ़र नीचे बैठ जाती, जबकि पोटाशियम नाइट्रेट और चारकोल ऊपर रह जाते। इस तरह मैदान जंग में पहुंचकर इसे दोबारा मिक्स करना पड़ता, जो कि एक ख़तरनाक काम था। 1400 की दहाई में बुनियादी अज्जा मालूम हो चुके थे, मगर इनका ऐसा तनासब अभी तक मालूम न था जो ज़्यादा से ज़्यादा धमाका खेज़ और हथियारों में काबिल इस्तेमाल हो। मुख्तलिफ़ मुरक्कबात और मटीरियल्स आजमाए गए। लाई जाने वाली बेहतरियों का इन्हिसार ज़्यादातर तोपचियों के मुशाहिदों पर था, लेकिन इनमें से कुछ तोपचियों के अंदाज़े हैरान कुन हद तक ठीक थे। एक थ्योरी ये थी कि बड़े दाने ज़्यादा सुस्त रफ्तार से जलते थे, लिहाजा एक तवील एहतराकी रिएक्शन में आ कर सकते थे। ये दुरुस्त है क्योंकि कीमियाई एतबार से बारूद सरफेस बर्निंग एजेंट है, यानी पाउडर के दाने की सतह का रकबा जितना ज़्यादा हो वो उतनी ही ज़्यादा देर तक जलता है। तोप के लिए ये मालूमात ख़ास तौर पर मुफीद थी, क्योंकि इस तरह तोप को फाड़े बगैर एक बड़े गोले को दूर तक फेंका जा सकता था। लिहाजा एहतराकी बारूद के दाने बड़े होने की सूरत में गैसें ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ ना होती। लिहाजा इस दरियाफ्त ने गोलों को ज़्यादा दूर तक फेंकना भी मुमकिन बनाया। दुरुस्त तनासब का तयन कर लिए जाने के बाद बारूद में बहुत कम तब्दीली आई। अलबत्ता इसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ तरीके ज़रूर अख्तियार किए गए। इब्तदा में इसे मौसल से पीसा जाता था, फिर पंचक्कियाँ इस्तेमाल की गई। अज्जा को एक आबी महलूल की सूरत में पीसने से ना सिर्फ धमाके का खौफ कम हुआ, बल्कि इस तरह तमाम अज्जा अच्छी तरह हल भी हो जाते। बाद में इस महलूल को सुखाया जाता और फिर मुख्तलिफ़ साइज़ के दानों की सूरत में इकट्ठा कर लिया जाता। इस अमल के बाइस तोपची अपनी मर्ज़ी के साइज़ वाले दाने इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। ज़्यादा बड़े साइज़ के दाने तोपों के लिए ज़्यादा मुफीद थे। छोटी तोपों में दरमियाने साइज़ के दाने इस्तेमाल होते और पिस्तौलों में सबसे छोटे दाने। ये सारा काम बड़ी एहतियात से करना पड़ता। बारूद की बेहतर जानकारी और तैयारी के लिए ये ज़्यादा ताकतवर होता गया। अज्जा में बेहतरी लाने का अमल जारी रहा। ये भी पता चला कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए गए चारकोल के नतीजे में गैसों की मुख्तलिफ़ मिक़दारें ख़ारिज होती हैं। अंजाम कार मज़ीद बेहतरियाँ लाए जाने और साइंसी तहकीक होने पर बारूद की जगह धुएँ से आरी पाउडर या गन काटन इस्तेमाल किया जाने लगा।
اس طرح یہ پتہ لگانا ممکن نہ رہا کہ توپ کس جگہ سے فائر کر رہی ہے۔ جدید سائنسی بہتریوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ بارود 40% گیس اور 60% ٹھوس ڈسچارج کرتا ہے۔ بلا شبہ بارود نے انسانوں کو تباہی پھیلانے کے مزید جدید طریقے بتائے، مگر اس نے کیمیا میں دلچسپی کو بھی فروغ دیا۔ آج بارود کا استعمال انہی مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے چینیوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تھا، آتش بازی اور اشارے دینے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ و ناصر، اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔